हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज मिडिल ईस्ट की कई अहम खबरें आप तक पहुंचा रहा हूं। ईरान में 43 साल पहले यानी इस्लामी इनकलाब कामयाब होने के बाद रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स के जरिए अमरीकी एम्बेसी पर जासूसी का अड्डा होने का इल्ज़ाम लगाते हुए किए गए कब्जे की सालगिरह के मौके पर आज पूरे मुल्क में अमरीका मुखालिफ प्रोटेस्ट हुए हैं। प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने अमरीका को साफ कहा है कि ईरान पूरी तरह से आज़ाद मुल्क है, उसे बंधक यानी गुलाम नहीं बनाया जा सकता और वो अमेरिका के लिए कभी दूध देने वाली गाय नहीं बनेगा। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के फिर से चुने जाने के बाद आज पहले ही दिन हमास के हमलों के जवाब में इजराइल ने गाजा पर हमले किए हैं। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि इजराइल में सरकार बदलने के बाद भी वो इजराइल के साथ ताल्लुकात बनाए रखेंगे। उधर इजराइल में कुछ ज़ायोनीवादियों ने कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान के साथ हुए हालिया समझौते से पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि इजराइल हिजबुल्लाह से टक्कर नहीं ले सकता। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। तेहरान से प्रेस टीवी ने रिपोर्ट दी है कि 1979 में अमरीकी एम्बेसी पर कब्जे की सालगिरह के मौके पर जिंदगी के सभी मैदानों के लोगों ने मुल्क भर में सड़कों पर उतरकर अमरीका से नफरत जाहिर की है। ईरान में अमरीकी एम्बेसी को डेन ऑफ एस्पियोनेज यानी जासूसी का अड्डा कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक आज फ्राइडे को मुल्क भर के 900 शहरों में रैलियां निकाली गईं, जिनमें राजधानी तेहरान भी शामिल है, जहां प्रोटेस्ट करने वाले साबिक अमरीकी एम्बेसी की इमारत के सामने जमा हुए। प्रोटेस्ट करने वालों ने ईरान के खिलाफ अमरीका की दुश्मनी भरी पॉलिसी की सख्त मजम्मत करते हुए अमरीका और इजराइल के खिलाफ बैनर लिए हुए नारे लगाए। ईरान भर में होने वाले प्रोटेस्ट को 3,500 ईरानी और गैर मुल्की जर्नलिस्ट्स ने कवर किया है। यह प्रोटेस्ट ईरानियों के इत्तेहाद को जताने के लिए एक मरकज में बदल गया। जवान लोगों ने इस्लामी रिवॉल्यूशन के शुरुआती बरसों में लिखे गए कई गीतों को गाया। लोगों ने पिछले कुछ हफ्तों में गैर मुल्की सपोर्ट वाले दंगों का सामना कर रहे सिक्योरिटी फोर्सेस के सपोर्ट में तख्तियां भी उठा रखी थीं। एक तख्ती पर लिखा था कि पुलिस सिक्योरिटी का खास पिलर है। इस मौके पर लोगों ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई के लिए लब्बैक या खामेनाई, अमरीका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस मौके पर साबिक अमरीकी एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करने वालों को खिताब करते हुए प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा कि ईरान 43 साल से आज़ाद है, अब उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता और हम हरगिज अमेरिका के लिए दुधारू गाय नहीं बनेंगे। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक प्रेसिडेंट रईसी ने कहा कि उस शख्स और सोच को भी फिरऔन कहते हैं जो सिर्फ अपने आप को देखते और अपने ही बारे में सोचते हैं, चाहे बहुत सारे इंसानों के इंटरेस्ट खतरे में पड़ जाएं और बहुत सारे इंसानों की जान चली जाए। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाले इमामों और पाक कुरान ने वार्निंग दी है कि होशियार रहो कि अहंकार यानी अना का शिकार मत हो जाना। यही खतरा इंसान और समाज के गिरने की वजह बनता है। आज अमरीकी सरकार अहंकार और इंपीरियलिज्म का सिंबल है। इब्राहिम रईसी ने इस्लामी इनकलाब के फाउंडर लीडर मरहूम इमाम खुमैनी के उस बयान की तरफ इशारा किया जिसमें उन्होंने अमरीका को बड़ा शैतान कहा था। उन्होंने कहा कि अमरीका अपने फायदे हासिल करने के लिए इस बात के लिए तैयार है कि बहुत सारे लोग खत्म हो जाएं और उनके इंटरेस्ट खतरे में पड़ जाएं। महान ईरानी लोगों ने अपने इस्लामी इनकलाब से इंपीरियलिज्म से मुकाबले को अपने एजेंडे में शामिल किया हुआ है और 22 बहमन यानी 11 फरवरी 1979 को उसने शाह की जालिम और तानाशाही सरकार को ख़त्म कर दिया था और 13 आबान यानी 4 नवंबर 1979 को इस्लामी स्टूडेंट्स ने इंपीरियलिज्म से मुकाबले को पूरा कर दिया। आपको बता दूं कि बहमन और आबान ईरान के फारसी कैलेंडर के महीनों के नाम हैं। प्रेसिडेंट रईसी ने 13 आबान के दिन को दुनिया के इंपीरियलिज्म से मुकाबले और ईरानी अवाम की मजलूमियत का सिंबल बताया और कहा कि आज के दिन फिरऔनी, साम्राज्यवादी और अहंकारी कामों को बयान किया जाना चाहिए। अहंकारियों की चालों और साजिशों को साफ किया जाना चाहिए। वे मुल्कों के बीच फूट डालना चाहते हैं ताकि अपनी मोनोपोली को जारी रखा जा सके। ईरान के प्रेसिडेंट रईसी ने अमेरिका की टेररिस्ट सरगर्मियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अमेरिका दुनिया की 300 से ज्यादा जंगों में मौजूद रहा है। अमेरिका ने 62 मुल्कों में बगावत कराई है। सबसे ज्यादा लोग अफगानिस्तान, इराक और वियतनाम की जंगों में मारे गए हैं और अमेरिका ने इन जंगों में सबसे अहम रोल अदा किया है। प्रेसिडेंट रईसी ने कहा कि टेररिज्म से मुकाबला मुल्कों को आज़ाद करने के बहाने और तकफीरी और उनके सपोर्टर ग्रुप्स बनाना इलाके के मुल्कों में अमरीकी दखल का नतीजा है। प्रेसिडेंट रईसी अमरीकी नज़रिए को अहंकारी और दूसरों पर कंट्रोल करने वाला
बताया और कहा कि अमेरिका चाहता है कि दूसरे मुल्क उसके लिए दुधारू गाय बन जाएं। इतने सारे गुनाहों के बावजूद वो अपना इंट्रोडक्शन आज़ादी और लोगों के हकूक़ के सपोर्टर के तौर पर करता है। दाइश को उसने बनाया है और वो दूसरे मुल्कों में क्राइम्स कर रहा है। प्रेसिडेंट ने कहा कि 2 दहाइयों तक अफगानिस्तान में अमरीकी मौजूदगी का नतीजा गड़बड़ी, कत्ल और क्राइम्स के अलावा और क्या था। अमेरिका के गुनाह सबके सामने हैं। प्रेसिडेंट रईसी ने कहा कि मुझे कुछ घंटे पहले पता चला है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अपनी ज़बान से कहा है कि हम ईरान को आज़ाद कराना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से उनकी ज़बान फिसल जाती है और ध्यान नहीं रहता है, ये जुमला भी उसी का नतीजा है। उधर इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के इलेक्शन जीतने के बाद पहले ही दिन आज सुबह सवेरे गजा में मौजूद हमास की तरफ से इजराइल की तरफ 4 रॉकेट दागे जाने के बाद इजरायली फौज ने गजा पट्टी पर हमला कर दिया। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेज ने कहा है कि उसने हमास के जरिए इस्तेमाल की जाने वाली यूनिक तहखाने में रॉकेट बनाने वाले कारखाने पर हवाई हमले किए हैं। इससे मिडिल गजा में अल मगाजी रेफ्यूजी कैंप के नॉर्थ वेस्ट किनारे पर कई इमारतों और खेतों के पास के इलाके को सैटेलाइट इमेजेस में दिखाते हुए कहा गया है कि अप्रैल के बाद से यह तीसरा ऐसा कारखाना है जिस पर हमले किए गए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्सेज IDF ने आज तड़के 4 बजे से ठीक पहले एक बयान में कहा कि कल शाम को गजा के इलाके से इजरायली इलाके में हमलों के जवाब में हमला किया गया है। IDF साउथ कमान के फायर सेंटर के कमांडर कर्नल यूड, जो यूनिट के हमलों की कार्रवाई का तालमेल करता है, ने कहा कि साइट पर 19 टन हथियारों से बमबारी की गई है। कर्नल यूड ने कहा कि इससे हमास टेररिस्ट ग्रुप को मजबूत बनाने और हथियार बनाने की कोशिशों को नुकसान होगा। फिलिस्तीनी शहाब न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि अल मगाजी में एक रेजिस्टेंस सेंटर पर हमला किया गया है। सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में गजा में हवाई हमले से आग के गोले और धुआं दिखाई दे रहा है। उधर अंकारा से खबर है कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने जोर देकर कहा है कि उनका मुल्क इजराइल के साथ अपने हाल ही में ताज़ा ताल्लुकात को बनाए रखेगा, भले ही इजराइल के इलेक्शन का नतीजा कुछ भी हो। यहाँ तक कि साबिक प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, जिनके साथ उन्होंने ताल्लुकात ख़राब कर लिए थे, हुकूमत में लौटने के लिए तैयार दिख रहे हैं। एर्दोगान ने तुर्की के सरकारी टेलीविज़न ATV को बताया कि इलेक्शन नतीजे जो भी हों, हम सेंसिटिविटी और नॉर्मल इंटरेस्ट के लिए आपसी इज्जत की बुनियाद पर इजराइल के साथ परमानेंट बुनियाद पर ताल्लुकात बनाए रखना चाहते हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में इजराइल और तुर्की ने अपने डिफेंस ताल्लुकात को बहाल करने के लिए समझौता किया था। तकरीबन 2 महीने पहले दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के यहाँ 10 साल के बाद एम्बेसडर्स तैनात किए थे। इसी बीच लेबनान के अलमनार TV ने रिपोर्ट दी है कि नेतन्याहू लेबनान के साथ हाल ही में हुए समुद्री बॉर्डर तय किए जाने के लिए किए गए समझौते को वापस ख़त्म नहीं कर सकते। इजराइल में कोई समझदार शख्स हिजबुल्लाह के साथ जंग में शामिल होने की हिम्मत नहीं करता। इस बात पर इजराइल में ज़ायोनी सर्कल में चर्चा हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राइट विंग लीडर बेंजामिन नेतन्याहू के जरिए हासिल की गई पार्लियामेंट इलेक्शन में जीत को देखते हुए ज़ायोनी हलकों में इशारा दिया गया है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर लेबनान के साथ समंदरी बॉर्डर को तय किए जाने के लिए किए गए समझौते से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ज़ायोनी हलकों के मुताबिक इजराइल में कोई भी समझदार शख्स हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में शामिल नहीं हो सकता। ज़ायनिस्ट पॉलिटिकल अलायंस के सरबराह बेजेल स्मोट्रिच ने इजरायली चैनल 11 को बताया है कि समझौते को कैंसिल करने पर दोबारा गौर किया जाना ज़रूरी है। ज़ायोनी जर्नलिस्ट रफ़ीक ड्रोकर ने कहा है कि ऐसा लगता है कि नेतन्याहू समझौते को वापस ख़त्म नहीं करेंगे, इसके बजाय वो समझौते को नॉर्मल तरीके से लागू करेंगे। ज़ायोनी हलकों ने अब से पहले नेतन्याहू की नाकामियों को याद करते हुए कहा कि नेतन्याहू गठबंधन भी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का सामना करने में नाकाम रहेगा। आपने देखा कि ईरान में अमेरिका की एम्बेसी पर किए गए कब्जे की 43वीं सालगिरह को किस जोश से मनाया जा रहा है। मेरा समझना है कि अगर इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान में अमेरिकी एम्बेसी बाकी रह जाती और अमेरिका और ईरान के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात जारी रहते तो वहाँ इस्लामिक रेवोल्यूशन इतने लंबे वक्त तक कामयाबी से जारी रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी तरफ इजराइल में सरकार बदलने से तुर्की के प्रेसिडेंट का बयान उनकी मजबूरी जाहिर कर रहा है। यानी अब एर्दोगान उस इजरायली लीडर बेंजामिन नेतन्याहू
नेतन्याहू के साथ ताल्लुकात रखने के लिए तैयार हैं जिन्हें वे पसंद नहीं करते। लेकिन लेबनान के बारे में खुद ज़ायोनीवादियों की राय हिजबुल्लाह की वजह से बिल्कुल अलग है। नेतन्याहू लेबनान का समझौता ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि इजराइल में कोई भी हिजबुल्लाह से टक्कर लेने की सोच भी नहीं सकता। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।